नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे तमाम बोर्डों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन जितने भी चल रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि ये बीपीएससी और आपके स्टेट में काम नहीं आने वाले हैं। ये बराबर रूप से हर तरह के संगीत के टीजीटी पीजीटी सभी तरह के एग्जाम में, आप किसी भी बोर्ड में कोई भी एग्ज़ाम दे, सभी में लगभग समान रूप से काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बोर्ड के अनुसार बदल जाएंगे। तो आपका बस सिलेबस टच करना चाहिए, क्वेश्चन वही रहते हैं और अक्सर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा व्याख्या सहित। मैं जो मुझे कंटेंट मिला है उसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन को व्याख्या के सहित बताया गया है। तो थोड़े थोड़े प्रश्नों को मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियो में आपको, सारे प्रीवियस ईयर को मैं, ये मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले करा दूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संगीतांजलि के लेखक कौन है? संगीतांजलि के जो लेखक हैं ओंकार नाथ ठाकुर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही है। व्याख्या क्या दिया हुआ है? संगीतांजलि के लेखक ओंकार नाथ ठाकुर हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार, संगीतज्ञ एवं संगीत शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का संबंध ग्वालियर संगीत घराने से था। कहाँ के थे? ग्वालियर घराने के थे, ध्यान रखेंगे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने वर्ष 1934 में बम्बई में संगीत निकेतन की स्थापना की। दोस्तों, एक क्वेश्चन से व्याख्या सहित सीरीज कराने का मकसद ये है कि देखिए, हम लोग का तो अभ्यास किसी तरह से हो ही जाएगा। आप डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ रहे हैं या मैं प्रश्न तमाम करा रहा हूँ, उसमें हम लोग अभ्यास को तो देख ही लेंगे, क्वेश्चन को देख ही लेंगे, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग व्याख्या देख रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो जा रहा है, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बने हैं और आगे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं व्याख्या सहित आप सभी को यहाँ पे शो कर रहा हूँ और मैं उसी टारगेट से लेके चल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर सके। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे सहयोग के लिए दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। अगला पॉइंट है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महामहोदय, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंडित ओंकार नाथ की अधिकतर रचनाओं में प्रणव शब्द के अधिकतम प्रयोग के कारण इनकी रचनाओं को प्रणव रंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य सप्तक की षड्ज की आंदोलन संख्या क्या है? मध्य सप्तक की षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है। ठीक है, फिर 240, 270, 300 करके ऐसे ही हमारा सातों स्वर का आंदोलन संख्या है। पिछले वीडियो में मैं कई सारे वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूँ। व्याख्या देखते हैं। मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है। सप्तक यानी कि ऑक्टेव से अभिप्राय संगीत में प्रयुक्त 7 स्वरों जिसमें सारे ग म प ध नि से होता है। सप्तक को 3 भागों में मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक में विभाजित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन में आंसर हो जाएगा 3 तरह के होते हैं। मध्य सप्तक, जिनको मिडिल ऑक्टेव अंग्रेजी में कहा जाता है, में प्रयुक्त स्वरों का सर्वाधिक उपयोग होता है। मध्य सप्तक की आंदोलन संख्या मंद्र सप्तक से दुगुनी होती है। आंदोलन यानी कि वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, किसी संगीत का उपकरण यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते समय जो कंपन उत्पन्न होता है वह आंदोलन कहलाता है। प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या पूर्व स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक होती है। यानी कि जैसे आपके मान लीजिए आपका ये मध्य सप्तक का आपका जो सा है, ठीक है, अगर फिर इसमें हम रे लेके जाएंगे तो इसका 240 है, तो इसका 270 आंदोलन संख्या। तो यही बोल रहा है कि प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या पूर्व स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, राग तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो ये आपका लोचन के द्वारा राग तरंगड़ी लिखा गया है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेंगे। राग तरंगड़ी के लेखक लोचन है। यह ग्रंथ उत्तरी भारत के संगीत पर प्रकाश डालने वाले प्रमाणिक ग्रंथों में से एक है। राग तरंगड़ी में सर्वप्रथम थाट राग वर्गीकरण किया गया। सर्वप्रथम देखिए, स्रोत यहीं से मिला, राग तरंगड़ी से ही सर्वप्रथम थाट राग वर्गीकरण का स्रोत मिला और इसी स्रोत को पाकर के 10 थाटों में भातखंडे जी ने उसका वर्गीकरण किया था। वर्तमान में प्रचलित शास्त्रीय संगीत में इस थाट राग पद्धति का उपयोग किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संगीत में कुल स्वर कितने होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। ठीक है, कुल स्वर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कुल स्वर 12 कैसे होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, आप सभी समझ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है? ललितांग में। ठीक है, इसका आंसर बसंत है। व्याख्या देखते हैं। बसंत राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। बसंत राग मध्य एवं तार सप्तक में
अधिक गाया जाता है। मध्य सप्तक और तार सप्तक में बसंत अधिक गाया जाता है। बसंत राग मुख्यतः बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। बसंत राग में श्रृंगार रस एवं विरह रस की बंदिशें दृष्टिगत होती हैं। बसंत राग की बंदिशें आचार्य विश्वनाथ राव रिंगे तनरंग द्वारा रचित पुस्तक आचार्य तनरंग की बंदिशें भाग 2 में उल्लिखित है। साथियों, आपको एक चीज़ बता दूं, कल के वीडियो में मेरा टेक्निकल इशू के कारण बीच में ही बंद हो गया था। ठीक है, चूँकि मेरे पास संसाधन की कमी है दोस्तों, और जितना मेरे पास है उसी में मैं आप सभी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग एडजस्ट करेंगे उसको। ठीक है। बसंत राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रति का राग है। इस राग के आरोह में 5, अवरोह में 7 स्वर होते हैं। इस राग को औडव संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गति को क्या कहते हैं? सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गति को रजाखानी गत बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलेंगे चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को रजाखानी कहा गया। ठीक है। गत से अभिप्राय ताल में बंधी हुई उन रचनाओं से होता है जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों पर बजाई जाती है। रजाखानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है। लय के अनुसार इसकी प्रकृति चंचल होती है। इस गत में वादों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात वादक अपनी इच्छा अनुसार बजाने व तान तोड़े की पूर्ण स्वतंत्रता रखते हैं। रजाखानी को पूर्वी बाज अथवा लखनऊ बाज की संज्ञा दी जाती है। रजाखानी के आविष्कारक राजा खां थे। दोस्तों वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड डबल कर लेंगे, 1.5x कर सकते हैं, या आप जितना में समझ सकते हैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड करके ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखा करिए। मेरा यही प्रयास है कि आपको शानदार सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे सकूँ। अगला क्वेश्चन है, शहनाई किस स्वर का बाद है? इसमें कुछ समझने का बात नहीं है। शहनाई सुशील का बाद है, फूंक के बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां इसके लिए बहुत ही फेमस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भैरवी थाट आधारित है किस पे? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से भैरवी मालकौंस जो है भैरवी थाट का आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पूर्णतः संगीतमय वेद कौन सा है? पूर्णतः संगीतमय वेद जो है साम वेद है। ठीक है। और संगीतमय साम वेद है। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। साम वेद में संकलित मंत्र, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि के समय गायन प्रति से पढ़े जाते हैं। साम वेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं। शेष मंत्र ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं। साम वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। साम वेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता है। प्रथम दृष्टा यानी कि साम वेद को संगीत के लिए प्रथम बार देखने वाला, उसको समझने वाला जैमिनी को माना जाता है। ठीक है। सितार के पहले तार को किस स्वर में मिलाया जाता है? देखिए, सितार को पहले तार को म से यानी कि मंद्र म से ही मिलाते हैं। सितार के पहले तार को म स्वर में मिलाया जाता है। सितार नामक संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। भारत के प्रमुख सितार वादकों में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, वंदे हसन आदि शामिल हैं। सितार में 7 तार होते हैं। सितार के तार क्रमशः मंद्र म, मंद्र सा, मंद्र प, अति मंद्र सा, मंद्र प, मध्य सा तथा तार सा पर मिलाए जाते हैं। सितार के अंतर्गत तरबों की संख्या 12 से लेकर 20 तक होती है तथा सारिकाएँ पर्दे 18 से 23 तक होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि मैं आपसे बोला हूँ ना कि अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट रहते हैं। किसी में 11 तरफ का तार बताता है। ठीक है। और 11 ही हम लोग मारेंगे एग्जाम के व्यू से। और जो पर्दे हैं चल थाट में 16 से 19 बताता है, और यहाँ पे 18 से 23 लिखा हुआ है। और अचल में क्या होता है? 24 होता है। तो इसलिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, अलग अलग कंटेंट के हिसाब से अलग अलग कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो उसको आप लोग दिल पे ना लेंगे। ठीक है। हम सभी साथी एक साथ एक दूसरे से मिल करके सीखना है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई डाउट लगे तो उसको कमेंट में ज़रूर करेंगे, और हम लोग को सीखने की भावना रखनी है, क्योंकि संगीत के विद्यार्थी बहुत विनम्र होते हैं। ठीक है। पंडित रविशंकर किस घराने के? हम लोग अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड मैहर मानेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिरदा दिरदा दरा दरा यह बोल किस गत में है? तो मसीद खानी गत में है दोस्तों। ठीक है। अगला है, वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया है। ठीक है। वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया। वाजिद अली शाह ने अपने उपनाम अख्तर पिया के नाम से ठुमरियों की रचना कर रहे थे। देखिए, ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का दरबार माना जाता है इस ठुमरी का आविष्कारक। वाजिद अली शाह के दरबार में काल में ठुमरी गायन की अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा था। वाजिद अली शाह संगीत के अतिरिक्त नृत्य, साहित्य एवं कला के उत्कृष्ट प्रशंसक थे। उनके दरबार में शास्त्रीय नृत्य कथक ने अपना विकास में लोकप्रियता प्राप्त की। दोस्तों थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। ठीक है।
मुझे ये लगता है कि आप व्याख्या से बोरिंग भी हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपको व्याख्या अच्छा लग रहा है क्या? तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि अगले वीडियो में मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन उस पर काम किया जाए। तब तक के लिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को और आंसर को अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। घरानों की नींव किस काल में पड़ी? घरानों की नींव जो थी राजपूत काल में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गुलू शब्द किससे संबंधित है? गुलू शब्द सितारवाद से संबंधित है, ठीक है। मियाँ मल्हार का ताठ काफ़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रे व ध कोमल युक्त राग है? ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का भैरव में कोमल रे व ध लगता है। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग 4 अंग, यहाँ पे खुद बोल रहा है कि मेरे में 4 अंग है, ठीक है। बागेश्वरी में गंधार शुद्ध व पंचम वर्जित करने पर राग बनता है क्या? बागेश्वरी में गंधार व शुद्ध रागेश्वरी बनता है पंचम वर्जित करने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के पास ही अमीर खुसरो की मज़ार बनाई गई है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में इंडो फारसी सूफी गायक, कवि, संगीतकार, विद्वान थे, ठीक है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की संज्ञा दी गई। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का पिता के साथ कव्वाली का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। जिन तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कूट तान कहते हैं, यानी कि इधर उधर रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रागांग राग पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा रागांग राग नहीं है? दोस्तों ये जो जितने भी है इसका एक से अधिक आंसर होगा, ये सभी रागांग है, ठीक है। इसका एक से अधिक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तिलवाड़ा में 16 मात्राएं होती है, 3 ताल के समान। राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है? ग और ध है, ग और ध है, वादी संवादी, ठीक है। आपको बता दूं, राग भूपाली का वादी और संवादी क्रमशः ग ध है। राग भूपाली को राग भूप के नाम से भी जाना जाता है। राग भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है। राग रात्रि रागों में राग भूपाली सौम्य शांत रस प्रधान है। कल्याण थाट से राग भूपाली की उत्पत्ति हुई है। राग भूपाली को कर्नाटक संगीत में राग मोहन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कर्नाटक संगीत में इसका नाम क्या है? राग भूपाली गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहार है, ठीक है। गजम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? गजम्पा ताल में 15 मात्राएं होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर है? किस श्रुति पर आता है? तो दोस्तों मध्यम ग्राम में पंचम एक श्रुति नीचे आ गया था, प्रमाण का रूप लिया था 16वीं श्रुति पे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को वैसे मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। जो व्याख्या में दिया हुआ है, इतने सारे तमाम कितने वीडियो हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन को मैं अलग अलग रूप में समझा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर अर्ध दर्शक के नाम से जाना जाता है? तो पिछले वीडियो में मैं बताया था म को जाना जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि तमाम वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इससे आप ये मान के चलिए जितने भी प्रीवियस ईयर है बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और उसी लिए मैं रिपीटेड करा रहा हूँ। और आपको भी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल होकर कूल होकर रहिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम हो जाएगा आपका। वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है। 9 और 13 का श्रुति अंतराल वादी और संवादी के बीच होता है। दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा क्या होता है ना, एग्जाम को बहुत हवा बना करके साथियों को डरवा दिया जाता है, पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बस सिलेबस को पढ़ते जाइए, ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को लेकर के बहुत पैनिक नहीं होने की आवश्यकता है, ठीक है। कर्नाटक तालपत्ति मुख्य कितनी ताली है? तो सप्तसुलादी ताले जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो वही है ध्रुव मठ रूपक जम त्रिपुट एक, ठीक है। ये जो होता है अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मूल रूप से यही होता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज कथक नृत्य करते थे, ठीक है। लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था और लखनऊ घराने से माने जाते हैं। तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों में मिलाया जाता है। तानपुरा को अधिकतर मध्य प, मध्य सा, फिर तारसा सा, ये आपका ऑप्शन 3 हम लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर? सड़ज ग्राम में तो पंचम 17वीं श्रुति पर होगा। मध्यम ग्राम में एक श्रुति नीचे आया था, ठीक है। राग दरबारी कानड़ा किस थाट के अंतर्गत माना जाता है? राग दरबारी कानड़ा, ये जिसको दरबारी बोला जाता है, असावरी से ही माना जाता है। जमजमा किस पर बजाया जाता है? जमजमा सितार का चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ। म और प में किसी एक को रहना वर्जित, मतलब कि रहना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 3 नट भैरव को हिजाज के नाम से जाना जाता है, हिजाज भैरव को।
आसावरी राग में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? आसावरी राग में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? गाधा नहीं, ठीक है। थाट रागपति के अंतर्गत कितने आश्रय राग हैं? 10 राग हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, बिलावल का जो स्वरूप है पूरा शुद्ध होना चाहिए। कल्याण में एक तीव्र म केवल लगा रहता है यहाँ पे। खमाज में केवल नी आपका कोमल रहता है। कल्याण में केवल म तीव्र रहता है और खमाज में केवल नी तीव्र विकृत रहता है। कल्याण में केवल म विकृत रहेगा, खमाज में नी विकृत रहेगा। भैरव में रेधा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, रेधा धा भी रहेगा कोमल। पूर्वी में रेधा और म तीव्र रहेगा, ठीक है। मारवा में रेधा और म तीव्र। तो आप देख ही रहेंगे थाट तो क्या समझाना, आप सभी जानते हैं। उठान किस घराने की विशेषता है? उठान बनारस घराने की विशेषता है। पंडित कंठे महाराज का संबंध किस बात से है? तो तबला बजाते थे ये। किस थाट में रे गदा कोमल तथा म में तीव्र होता है? किस में? तोड़ी में, ठीक है। रे गदा कोमल और म तीव्र। अगला क्वेश्चन है, राजा खानी गत में कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं? तो दरदा ये होगा, ठीक है। दार दा दरदा, ठीक है। 44 नंबर में निम्न में से अचल स्वरों के नाम क्या हैं? अचल सापा होते हैं। हारमोनियम एक सुशीरवाद है दोस्तों। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। किसी भी एक ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहते हैं? तो किसी भी एक ताल के पूरे चक्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? आवर्तन बोलते हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं कनकांगी। निम्नलिखित में से 14 मात्रा का ताल है, क्या है 14 मात्रा का ताल? धमार ताल है। कधीटा धीटा धा आ गतीटा तीटा ता आ, यह बोल दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा था और वैसे तो इसमें तमाम व्याख्या भी दिए हुए हैं।